चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जो हमारा सब्जेक्ट है ना, उसी के ऊपर आज के क्वेश्चन का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत गवाह साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है गवाह। देखिए, विटनेस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। स्टार्ट करेंगे परिचय से। तो इंट्रोडक्शन है दोस्तों कि गवाह वह व्यक्ति होता है जिसने किसी घटना को घटित होते हुए व्यक्तिगत रूप से देखा हो। घटना कोई अपराध या दुर्घटना या कुछ भी हो सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 से 134 इस बारे में बात करती है कि कौन गवाह के रूप में गवाही दे सकता है और कोई कैसे गवाही दे सकता है, किन बयानों को गवाही माना जाएगा इत्यादि। तो आपको अब पता चल गया होगा कि गवाह किसको बोलते हैं। तो मेन पॉइंट तो ये कि जब भी अगर आप लोग हैं, आपके सामने कोई घटना होती है, अगर आपके सामने कोई भी घटना घटी तो वो आपके सामने घटी, अब उसकी गवाही जाकर के तुम अदालत में दे सकते हो कि हाँ सर हमारे सामने ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये तो हो गया गवाह, विटनेस जिसको बोलते हैं। अब कंडीशन ये है कि कौन कौन गवाही दे सकता है और किस प्रकार से गवाही दे सकता है। ठीक है, ये हम जानेंगे। चलिए, सबसे पहला है दोस्तों साक्षी की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ विटनेस। देखिए, एक गवाह जिसे अदालत के सामने गवाही देने की जरूरत है, उसमें कम से कम उन सवालों को समझने की क्षमता होनी चाहिए जो उससे पूछे गए हैं और तर्क संगतता के साथ ऐसे सवालों का जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। अधिनियम की धारा 118, 121 और 133 गवाह की क्षमता के बारे में ही बात करती हैं। ध्यान रखना, 118, 121 और 133। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये बनता है, कौन गवाही दे सकता है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जिसने घटना देखी है गवाही देने के लिए सक्षम है, जब तक कि न्यायालय यह न समझे कि उनसे पूछे गए प्रश्नों को समझने में असमर्थ है। यह धारा 118 में निर्धारित तर्क संगत उत्तर देने में असमर्थ है। इट मीन्स कि अगर अदालत ये समझती है कि ये तर्क संगत के क्वेश्चन के उत्तर नहीं दे सकता तो ही उसको गवाही नहीं माना जाएगा, अदरवाइज वो गवाही माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति गवाही दे सकता है। कम उम्र, अत्यधिक वृद्धावस्था या मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति से तर्क संगत उत्तर की उम्मीद नहीं की जा सकती। मतलब कोई बच्चा हो, ठीक है, या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, या फिर कोई पागल हो, कोई मानसिक किसी में त्रुटि हो, तो उस पर तो तर्क संगत वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए जाएंगे, तो उसको गवाह नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब धारा 118, 18 ही तो है, 118 चल रही है, तो धारा 118 कहती है कि आमतौर पर एक पागल में गवाही देने की क्षमता नहीं होती जब तक कि उसका पागलपन उसे सवालों को समझने और तर्क संगत उत्तर देने से नहीं रोकता। मतलब कि पागल तो खैर होते ही हैं। चलिए आगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कोई बच्चा गवाही दे सकता है? आज क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जी हां, 6 से 7 वर्ष की आयु का छोटा बच्चा भी गवाही दे सकता है यदि न्यायालय संतुष्ट है कि वो तर्क संगत गवाही देने में सक्षम है। ठीक है, चलिए आगे है। देखिए यहां पर जो है, एक मैं आपको बता दूं, यहां पर तो 6 या 7 फिर भी है, लेकिन जो ग्राम पंचायत होती है, जब पंचायतें होती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा पंचायतें, जब पंचायतें होती है ना गांवों में या फिर कहीं भी पंचायत होती है, तो उस पंचायत में खड़े होकर के 5 साल तक के बच्चे का भी अधिकार होता है कि वो वहां पर खड़ा हो और वहां खड़ा होकर के अपनी बात को रख सके। अदालत में फिर भी 6-7 साल में तो थोड़ा समझदार इसको माना गया है। चलिए आगे चलते हैं। राजू देवेंद्र चौबे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में हत्या का एकमात्र चश्मदीद गवाह 13 साल का एक बच्चा था जो उस घर में नौकर के रूप में काम करता था जहां घटना हुई थी। उन्होंने अदालत में आरोपियों की पहचान की। हालांकि आरोपी व्यक्तियों की मृतक के साथ कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी और उन्हें बरी कर दिया गया क्योंकि उचित संदेह से परे उनके खिलाफ मामला साबित हुआ ही नहीं था। देखना कितनी बड़ी, अब क्या ही कहें। ठीक है, चलिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया मामला, बहुत अच्छे। तो इस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे के पास आरोपी को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था
क्योंकि आरोपी ने उसका पालन पोषण किया और उसे भोजन, आश्रय, कपड़े और शिक्षा प्रदान की। इसलिए बच्चे की गवाही को असत्य मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फिर उसके बाद में उस पर सजा वजा हुई थी। आगे है कि धनराज और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में 8वीं कक्षा का एक बच्चा इस घटना का गवाह था। शीर्ष अदालत ने कहा कि आजकल 8वीं कक्षा का छात्र अधिक होशियार है और उसके पास किसी तथ्य को समझने और उसे बताने के लिए पर्याप्त बुद्धिमत्ता होती है। तो न्यायालय ने माना कि एक बच्चे का बयान जो बहुत छोटा नहीं है, उसी कारण से एक अच्छा साक्ष्य है। इसलिए एक बच्चा गवाही दे सकता है बशर्ते कि वह बच्चा न हो। मतलब कि वो गाना सुना है आपने, छोटा बच्चा जान के हमसे नाटक कराना, अरे जिंग जिंग जम्बा। अरे मैं कहाँ गाना गाने लगा। ये मतलब कि अब जब हम छोटे थे ना, अब तो शक्तिमान आता था। शक्तिमान आता था 12 बजे दिन में, 12 बजे 12 दिन में आता था संडे के दिन। तो उससे जस्ट पहले एक सीरियल आता था जिसका नाम था हमसे नाटक कराना। ठीक है, हम बच्चे समझ के हमसे नाटक कराना, उसी का ये गाना था। ठीक है, चलिए आगे है कि तो इसमें यही कहा गया है, मतलब कि यह है कि कोई बच्चा दिखता है लेकिन उसकी सोच बच्चे जैसी नहीं है तो वो गवाही दे सकता है। आगे दोस्तों, गवाह मौखिक रूप से संवाद करने में असमर्थ हो। अगर मौखिक रूप से कोई भी गवाह संवाद, बातें करने में, चर्चा करने में असमर्थ हो तो अधिनियम की धारा 119 कहती है कि जो व्यक्ति मौखिक रूप से संवाद करने में सक्षम नहीं है वह लिखित या संकेतों के माध्यम से गवाही दे सकता है। गवाह जरूर बन सकता है। एक व्यक्ति जिसने मौन रहने का व्रत लिया है और उस व्रत के परिणाम स्वरूप बोलने में असमर्थ है, वह इस धारा के प्रयोजन के लिए इस श्रेणी में आएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति जिसने बोले 6 महीने तक मेरा मौन व्रत चल रहा है। आगे है चंद्र सिंह बनाम राज्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि एक बहरे और गूंगे गवाह की शब्दावली बहुत सीमित हो सकती है और जब ऐसे गवाह से जिरह चल रही है तो उचित सावधानी बरतनी चाहिए। जिरह में क्या ही करेगा वो। ऐसे गवाह सांकेतिक भाषा का उपयोग करके हर छोटी छोटी बात समझाने और हर सवाल का विस्तार से जवाब देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। लेकिन शब्दावली की इस सीमा का किसी भी तरह से यह मतलब नहीं है कि वह व्यक्ति गवाह बनने के लिए कम सक्षम है। शब्दावली की कमी किसी भी तरह की उसकी योग्यता या विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो गूंगे बहरे भी गवाही दे सकते हैं, ध्यान रखना। चलिए, यदि कोई गूंगा व्यक्ति पढ़ लिख सकता है तो ऐसे व्यक्तियों के बयान लिखित रूप में लेने चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम दर्शन सिंह मामले में भी यही कहा था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही स्पेशल, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि क्या न्यायाधीश गवाही दे सकते हैं? ओ माय गॉड, जज साहब चलिए देखते हैं। देखिए, एक न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को न्यायालय में अपने स्वयं के आचरण या न्यायालय में उसकी जानकारी में आने वाली किसी भी चीज के संबंध में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब कि जबरदस्ती नहीं की जा सकती, सिवाय इसके कि जब किसी सुपीरियर कोर्ट द्वारा विशेष आदेश के माध्यम से पूछा जाए कि धारा 121 में कहा गया है। क्या कहा गया है? हालांकि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते समय किसी उनकी अनुपस्थिति में हुए अन्य मामले के संबंध में उनसे पूछताछ की जा सकती है, ये कहा गया है धारा 121 में। ठीक है, इस प्रावधान की बेहतर समझ के लिए आइए एक दिए गए कुछ उदाहरणों पर गौर करें। देखिए, हरीश पर सत्र न्यायालय मतलब सेशन कोर्ट के समक्ष, सेशन कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। उनका कहना है कि मजिस्ट्रेट एमडी द्वारा अनुचित तरीके से गवाही ली गई थी। जब तक सुपीरियर कोर्ट द्वारा विशेष आदेश न दिया जाए, देविंदर जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। देविंदर मतलब कि एमडी, सॉरी यहां पर मजिस्ट्रेट ही है। ठीक है, एमडी है, यहां पर गलत हो गया। हाँ, देखिए, जब तक सुपीरियर कोर्ट मतलब कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती है, तब तक एमडी जो मजिस्ट्रेट के तौर पर है यहाँ पर, वो गवाही देने के लिए, जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। आगे हरीश पर मजिस्ट्रेट एमडी की अदालत के सामने झूठी गवाही देने का आरोप है। उनसे यह नहीं पूछा जा सकता कि हरीश ने क्या कहा, जब तक कि सुपीरियर कोर्ट का कोई विशेष आदेश नहीं होगा। अब रवि पर मजिस्ट्रेट एमडी की अदालत में मुकदमे के दौरान एक गवाह की हत्या का प्रयास करने का आरोप है। घटना के संबंध में ड्रैको से पूछताछ की जा सकती है। ड्रैको
मतलब कि मजिस्ट्रेट एमडी। देखो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के साथ में एमडी लग गया है, यहाँ पर इसको यहाँ पर ड्रैको बोला गया है, ठीक है, ड्रैको लिख गया यहाँ पे एमडी। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई नॉर्मली मामला हो तो उसमें न्यायाधीश जो है, ठीक है, जो जज है वो क्या कर सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। लेकिन अगर सीरियस, मतलब यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट के सामने ही हत्या हुई है पूछताछ के दौरान, तो भैया उसको यहाँ पर अपराधी की कैटेगरी में वो आ जाएगा, फिर उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यह धारा न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को गवाह का विशेष अधिकार देती है, यदि वह इसे देना चाहे तो कोई आपत्ति उस पर नहीं उठा सकता है, ठीक है। चलिए आगे है, इसलिए यदि किसी मजिस्ट्रेट को अदालत में उसके आचरण के संबंधित में गवाह देने के लिए बुलाया गया हो तो कोई भी उस पर आपत्ति नहीं उठा सकता यदि वह ऐसा करने को तैयार है। एक मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश एक सक्षम गवाह होता है और यदि वह चाहे तो गवाही दे सकता है, लेकिन उसे अदालत में अपने आचरण के संबंध में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। ध्यान रखना, आचरण के बारे में नहीं पूछ सकते। कोई तथ्य है ऐसा जो प्रासंगिक हो सकता है तो उसको पूछ सकते हैं। क्या कोई न्यायाधीश अपने द्वारा चलाए जा रहे मामले में गवाही दे सकता है? ये देखो, मतलब कि जो जज साहब हैं, ठीक है, वो अपने ही मामले को सुन रहे हैं और उसमें ही गवाही दे सकते हैं। तो देखिए, हम पहले ही देख चुके हैं कि एक न्यायाधीश चाहे तो एक सक्षम गवाह हो सकता है, लेकिन यदि मामले की सुनवाई स्वयं की जा रही हो तो क्या होगा बताइए। मतलब कि अब वो सीट से उठ करके कटघरे में आएगा विटनेस बॉक्स में गवाही देने के लिए? क्या ऐसा संभव है? अरे अब आप, ये तो बड़ा सीरियस क्वेश्चन हो गया। चलिए देखिए, एम्प्रेस बनाम डोनली के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि जिस न्यायाधीश के समक्ष मामले की सुनवाई चल रही है उसे मामले के संबंध में कोई भी तथ्य छुपाना चाहिए जब तक कि वह एकमात्र न्यायाधीश न हो और गवाह के रूप में गवाही नहीं दे सकता। दोस्तों, यह माना गया कि ऐसा न्यायाधीश अपनी गवाही की स्वीकार्यता पर निर्णय लेने में निष्पक्ष नहीं हो सकता, वह अपनी गवाही की तुलना दूसरों की गवाही से करने में सक्षम नहीं होगा, ठीक है। कैसे फैसला लेगा वही वो, ठीक है। चलिए, यदि उसे गवाही देनी है तो उसे पीठ छोड़नी होगी और मामले में गवाह के रूप में कार्य करने के लिए अपने विशेष अधिकार त्यागने होंगे। मतलब कि अगर उसे गवाही देनी है तो उसे जज की कुर्सी छोड़नी होगी उस समय के लिए, और वो मामला जो उसके समक्ष चल रहा था उसे किसी और जज को सौंपना होगा। आगे है स्पेशल क्वेश्चन, क्या साथी गवाह हो सकता है? साथी, ध्यान रखना, क्या एक साथी गवाह हो सकता है? तो अधिनियम की धारा 133 कहती है कि अपराध में भागीदार आरोपी के खिलाफ गवाह बनने के लिए सक्षम है। ऐसी गवाही के आधार पर की गई सजा अवैध नहीं है। क्यों? क्योंकि सहयोगी वह व्यक्ति होता है जो अभियुक्त को अपराध करने में मदद करने का दोषी होता है। उसे उचित रूप से अभियुक्त के अपराधी में भागीदार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसलिए संगत दोस्त ऐसा बनाइए जो बिल्कुल ठीक हो, कभी वो तो क्राइम करे तुम भी फंस, ठीक है। चलिए देखिए, सीएम शर्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में यह माना गया था कि यदि किसी व्यक्ति के पास अपना काम करवाने के लिए किसी सार्वजनिक अधिकारी को रिश्वत देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को सहयोगी नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा है, रिश्वतखोरी के मामले में पुष्टि करना मुश्किल है क्योंकि रिश्वत आमतौर पर वहां ली जाती है जहां कोई नहीं देख सकता है, लेकिन इस मामले में एक छाया गवाह था जो रिश्वत देने वाले इस मामले में एक ठेकेदार के साथ था और उसके साथ मामले की पुष्टि की जा सकती है। मदद करना मतलब कि कहीं अगर तुम किसी को रिश्वत लेने या देने के लिए जा रहे हो तो भैया अपने साथी गवाहों को मत लेके जाना। हालांकि काम तो गलत ही है, लेकिन मैं बता रहा हूं, सार्वजनिक अधिकारी ने ठेकेदार के साथ एक सहयोगी के रूप में व्यवहार करने का अनुरोध किया, लेकिन उसकी याचिका पर इस आधार पर खारिज कर दी गई थी ठेकेदार से उसकी इच्छा के विरुद्ध पैसा निकाला गया था, ठीक है। वो तो बाद की कंडीशन है कि गवाही क्या हुई क्या ना हुई, लेकिन गवाही मान्य है। चलिए, इसलिए एक सहयोगी वह व्यक्ति होता है जिसने या तो जानबूझकर किसी आरोपी के साथ अपराध करने में भाग लिया हो या किसी तरह से उसकी मदद की है। यदि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कानून तोड़ने के लिए मजबूर किया गया है तो उसे भागीदार नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि साथी की गवाही इसलिए थोड़ी सी जो विकल्प के उसमें आती है क्योंकि जो साथी तुम्हारा होता है, दोस्त हो कुछ भी हो, वो तुम्हारा अच्छे बुरे काम में भागीदार होता है। अब एक बात बताइए, अगर तुम्हारे अच्छे काम बुरे काम में भागीदार होगा तो वो तो आपकी तरह होगा ना अपराधी, तो आपको बचाने के लिए गवाही देगा, ठीक है, चाहे उसे झूठी देनी पड़े या सच्ची। इसलिए थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन
ये भी कहा गया है कि वो अगर तुम्हारे उसमें शामिल है या नहीं है, या फिर उसको जबरदस्ती उसको शामिल किया गया है तो वो अच्छा गवाह हो सकता है, या फिर उसके मतलब कि उसको ये पता ही नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फिर भी वो गवाही दे सकता है। ठीक है, चलिए इस मामले में यह भी स्पष्ट है कि एक घायल व्यक्ति का पीड़ित किसी मामले में सक्षम गवाह होगा। इस प्रकार के गवाह को घायल गवाह कहा जाता है। मतलब कि दो व्यक्ति हैं, दो बाइक पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, एक हॉस्पिटल में है, ठीक है, और दूसरा जो है वो भी हॉस्पिटल में है, तो दोनों में से एक गवाह गवाही दे सकता है, वो घायल गवाह कहलाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों के साथियों के प्रकार, मतलब साथी कौन कौन होते हैं जो गवाही दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते। तो साथियों के प्रकार देखिए, इस धारा के प्रयोजन के लिए सहयोगियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मतलब साथी 3 प्रकार के कौन कौन से, नंबर 1 प्रथम श्रेणी में प्रिंसिपल, इसे प्रमुख अपराधी कहा जाता है। यह व्यक्ति वह है जिसने वास्तव में अपराध किया हो। ऐसे कई व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने एक साथ अपराध किया हो, उनमें से प्रत्येक मुख्य अपराधी होगा। ठीक है, ध्यान रखना, जो ग्रुप में होते हैं ना, संगठन में होते हैं, ग्रुप में होता है, गिरोह होता है, ठीक है, उसमें गवाही होती है। ठीक है, चलिए आगे है उदाहरण के लिए गैंग, ग्रुप, ये सारे होते हैं। देखिए हैरी और रॉन टॉम की हत्या करने की योजना बनाते हैं। ध्यान रखना, हैरी और रॉन टॉम की हत्या करने के योजना बनाते हैं। दोनों गाड़ी चलाकर टॉम के घर पहुंचते हैं और उसे गोली मार दी। इस मामले में हैरी और रॉन दोनों मुख्य अपराधी हैं। तो दूसरी डिग्री में प्रिंसिपल, मतलब ये तो समझ में आ गया पहले अपराधी कौन होते हैं, पहले सहयोगी, दूसरी डिग्री में प्रिंसिपल मतलब कि यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो अपराध स्थल पर मौजूद है और किसी भी तरह से मुख्य अपराधी की मदद करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए रॉन और हैरी टॉम की हत्या करने की योजना बनाते हैं। रॉन हैरी को हथियार मुहैया कराता है। हैरी टॉम के घर जाता है और उसे गोली मार देता है। अब इस मामले में हैरी मुख्य अपराधी है और रॉन दूसरी डिग्री का प्रिंसिपल है। ठीक है, क्योंकि उसने केवल उसके साथ में योजना बनाई और उसको हथियार दिया है, मारा नहीं है, इसलिए वो दूसरी कैटेगरी में। आगे कितने गवाह हो सकते हैं। देखिए किसी भी प्रावधान में किसी मामले में न्यूनतम या अधिकतम गवाहों की कोई भी निर्धारित संख्या नहीं है। मतलब कितने भी कम हो सकते हैं, कितने भी ज्यादा, एक गवाह भी हो सकता है, 10 भी, 20 भी, कितने भी गवाह हो सकते हैं। धारा 134 भी यही बताती है। इसमें कहा गया है कि किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए किसी विशेष संख्या में गवाहों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे मामले में जहां कई गवाह हैं जिन्होंने एक ही घटना देखी है, किसी तथ्य को साबित करने के लिए उनमें सभी की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। उनमें से 2 या 3 की जांच करना मामले को स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब वो देखा जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इतने लोग होने चाहिए या नहीं। अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह के मामले में यही कहा गया था कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि सभी गवाहों में से केवल 2 या 3 जांच की गई है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि अभियोजन गलत था। ठीक है, मतलब गवाह तो बहुत सारे थे और 2-3 से गवाही दिलवा दी। जांच के दौरान पुलिस ने 2-3 को ही बुला लिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि औरों को नहीं बुलाया तो उसने की गवाही बेकार है। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक गवाह की विश्वसनीयता क्या होती है। देखिए यह एक सामान्य नियम है कि जो स्पष्ट नहीं है कि न्यायालय को किसी गवाह की गवाही पर कार्रवाई करनी चाहिए, भले ही वह एकमात्र गवाह हो और उसके बयान अपुष्ट हो। कोई भी दोष सिद्धि गवाहों की संख्या से नहीं बल्कि गवाहों की गवाही की गुणवत्ता और विश्वसनीयता से प्रभावित होती है। इसलिए जो भी गवाह है उसकी विश्वसनीयता ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं हम कहां पर, निष्कर्ष पर। देखिए भारत में गवाहों की क्षमता और सुरक्षा के संबंध में कानून अच्छे हैं और सभी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। न्यायपालिका ने व्याख्याओं के माध्यम से इस अधिनियम को और मजबूत किया है, इसके दायरे और प्रयोजन को व्यापक बनाया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति बोल सकता है या नहीं, यदि वह प्रश्नों को समझने और उनका उत्तर देने में सक्षम है तो वह गवाह बनने में सक्षम है। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, पुरानी फिल्मों में होता था कि गवाह जो है वो अदालत पहुंचने से पहले ही मार दिया जाता था। इस बात को ध्यान रखना, अगर किसी की गवाही देने जा रहे हो तो अपने आप में मजबूत हो जाना, क्योंकि फिर बाद में कभी तुम गवाही देने जा रहे हो फिर तुम्हारी गवाही कोई और दे। ठीक है, चलिए ये था हमारा दोस्तों आज का क्वेश्चन। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि गवाह कौन होते हैं, किस तरह से गवाही दे सकते हैं। ठीक है, चलिए
हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि हम यहाँ पर इसी वीडियो को समाप्त करने वाले हैं, ऑलरेडी समाप्त हो गई है। हम आपसे एक अनुग्रह करेंगे दोस्तों कि कोई भी अगर सवाल है, क्वेश्चन है, तो हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कर दीजिए। उसके बाद में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कोई पीडीएफ इनकी जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं इनकी भी पीडीएफ अगर आप चाहिए तो हम इसको अपलोड कर देंगे हमारे कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप हमको इंस्टा और हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सबका नाम ये है लॉ लाइफ बाय एमडी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।